आंग्ल नेपाल युद्ध वर्ष 1814 से 1816 तक चला और वर्ष 1813 ईस्वी में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, वो आते ही इन गोरखाओं के साथ युद्ध में लग गया। यानी वो सोच समझ के आया था कि हम इनके साथ टकराएंगे और नेपाल पर अपना कंट्रोल बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1814 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत होती है और ये 1816 तक चलता है। इस बीच इससे पहले बहुत प्रयास हुए थे कंट्रोल बनाने का। नेपाल पर भारत की तरफ से कई अभियान किए गए थे नेपाल को भारत में मिलाने के लिए। आपने नाम सुना होगा बंगाल के शासक मीर कासिम का। मीर कासिम ने वर्ष 1762 ईस्वी में एक अभियान किया, लेकिन असफल रहा। फिर 1792 ईस्वी में एक व्यापारिक संधि की गई थी और इसके बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेज 1802 ईस्वी में भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था कर्नल नैक्स और कर्नल किरपैट्रिक्स के नेतृत्व में संधि करने के लिए, लेकिन वो संधि नहीं मानी गई। नेपाल उस समय काफी शक्तिशाली था और नेपाल चीन की तरफ विस्तार कर नहीं सकता था, इसलिए दक्षिण में भारत की तरफ विस्तार कर रहा था और इधर से अंग्रेजी साम्राज्य भी विस्तार कर रहे थे, तो टकराव तो असंभावित था। तो यहाँ पर अब क्या था कि जो वो लोग यहाँ पर आक्रमण करके गोरखपुर को जीत लेते हैं नेपाली, तो इस तरह से नेपाल और भारत की सीमाएं, ब्रिटिश भारत की सीमाएं टकराने लगी थी। और तराई वाला जो क्षेत्र है वहां पर सीमाओं का निर्धारण काफी मुश्किल है, तो 1814 ईस्वी में अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ता है और किसको, नेपाल को जीतने के लिए या उसे रोकने के लिए। और तीन तरफ से नेपाल को घेर लिया जाता है। एक तो सतलज नदी की तरफ से नेपाल इतना मजबूत था कि तीन तरफ से अभियान करना पड़ा। सतलज नदी की तरफ से कर्नल ऑक्टरलोनी गया और मेजर जनरल मार्ले ये पटना की तरफ से, गोरखपुर से जॉन वुड को, और फिर मेरठ से भेजा जाता है मेजर जिलेपली को कर्नल ऑक्टरलोनी की सहायता के लिए। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो गोरखा सैनिक हैं वो काफी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 1815 ईस्वी और बहुत सारे क्षेत्र जो अल्मोड़ा है, कुमायूं है, तो वो वाला क्षेत्र जो है ना वो कर्नल नैक्सन और हम देखेंगे कि गार्नर के नेतृत्व में वो जीत लिए जाते हैं। फिर जो ऑक्टरलोनी है, ये जो ऑक्टरलोनी है ये क्या करता है कि वहां के शासक अमर सिंह थापा जो थे सेनापति, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मालोन के किला उनसे छीन लेता है, किला पर ही अधिकार कर लिया। तो जब किला पर ही अधिकार हो गया तो वो लोग मतलब अब संधि करने के लिए तैयार हो गए। पहले तो तैयार नहीं थे संधि करने के लिए, लेकिन अब जब किला पर अधिकार हो गया इन लोगों का तो वो संधि करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये इतना कठोर शर्त रख देते हैं अंग्रेज कि वो संधि करना चाहते थे, फिर भी वहां के उग्रवादी लोग विरोध कर देते हैं कि हम संधि नहीं करेंगे इतने कठोर शर्तों पर। और फिर से युद्ध होता है और 1816 ईस्वी में 28 फरवरी 1816 को ये लोग मकबनपुर में युद्ध लड़ा जाता है और ब्रिटिश जो है बुरी तरह से गोरखाओं को पराजित कर देते हैं और इस तरह से नेपाल जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है, संधि के लिए तैयार हो जाता है। और लहासा यहाँ पर जो आप देखेंगे कि संधि होता है, तो संधि के बाद में ये संगोली की संधि कौन हुआ था, संगोला या संगोली बोलते हैं, तो संगोला की संधि हुआ था। संगोला की संधि के तहत इन लोगों को बहुत लाभ होता है। एक अंग्रेजी रेजिडेंट रख देंगे वहां पर नेपाल में, नेपाल की राजधानी में, और बहुत सारे क्षेत्र इनको मिल गया। जो गढ़वाल है, जो कुमायूं है, वो क्षेत्र इनको मिल गया। फिर से जो नैनीताल है, नैनीताल और शिमला, ये सभी क्षेत्र भी इन्हें कब मिला, नेपालियों से ही मिला। ये नेपालियों के कब्जे में था और अंग्रेजों का हो गया, जिससे कि ये अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां बनाते थे। तो बहुत सारे क्षेत्र मिला। गोरखा सैनिक मिले जो कि लड़ने में काफी माहिर थे, वो फ्री में अपना सेवा देने लगे या अंग्रेजों की तरफ से। तो इसी संधि के तहत, तो इस संगोला के संधि के तहत बहुत काफी कठोर शर्त रख दिए गए और ये कहा गया कि ये मतलब अब दोस्त की तरफ से हो गए। जो नेपाल था वो अंग्रेजों का मित्र बन गया और यहाँ से काफी अंग्रेजों को लाभ हुआ। तो यही था आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 1816 ईस्वी तक
चला था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स का मतलब वारेन हेस्टिंग्स समझ लेते हैं, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स बाद में आता है, वारेन हेस्टिंग्स बहुत पहले 1773 ईस्वी में था और ये 1813 ईस्वी में आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद में अब क्या होगा कि ये तो रहा आंग्ल नेपाल युद्ध, हमने पढ़ा आंग्ल नेपाल युद्ध, लेकिन इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आंग्ल बर्मा युद्ध होगा 1824 से 1826 तक। तो ये 1814 से 16 और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और वो अंग्रेज क्यों लड़ते हैं ये हम जानेंगे। और इससे पहले कौन कौन सा युद्ध हो चुका है, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज बंगाल को जीत चुके हैं 1857 में। उससे पहले 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो जो 1746 से लेकर के और 1763 तक 3 कर्नाटक युद्ध चला। और तीनों कर्नाटक युद्ध में यह साबित हो गया कि भारत में अंग्रेज शासन करेंगे, फ्रांसीसी नहीं। वांडीवास की लड़ाई में 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है और भारत में अंग्रेज पूरी तरह से जम जाते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उससे पहले 1756 में यहाँ पर हम देखेंगे कि जब तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय 1757 में ये लोग पलासी की भी लड़ाई लड़ रहे थे। पलासी की लड़ाई इन लोगों ने बंगाल को विजित किया। फिर ये बक्सर के युद्ध 1764 में और 1767 ईस्वी में इन्होंने मैसूर के साथ युद्ध लड़ा 1767 से लेकर के। और हम देखेंगे कि ये 1799 तक मैसूर का युद्ध चला और 1799 में टीपू सुल्तान को मार करके मैसूर के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। मतलब मैसूर को भी ये 1799 तक जीत चुके थे। और उसके बाद में मराठाओं को भी 1818 आते आते ये ध्वस्त कर देंगे। 1875 से 1818 तक 3 आंग्ल मराठा युद्ध चला था और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। वो कब से कब तक लड़े गए आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आप याद रखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, तो 1767 से शुरू हुआ था और 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ऐसे ही करके 1708 ये आप याद रखेंगे 1799 तक 4 आंग्ल मैसूर युद्ध इन्होंने लड़ा था। तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और कौन लड़ाइयाँ अभी बाकी हैं, बाद में आप देखेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद में फिर 1845 ईस्वी में 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और फिर 1848 से 49 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध चलेगा। सिख साम्राज्य को भी ये अपने में मिलाएंगे। और उससे पहले ये किसको अपने क्षेत्र में मिला चुके हैं, तो सिंध को ये विजित कर लेंगे। और सिंध के साथ इन्होंने जो सिंध को अपने में मिलाया 1843 ईस्वी में। और उससे पहले 1843 ईस्वी से पहले 1839 से 1842 ईस्वी तक यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ चुके हैं। अफगान में ये क्यों युद्ध लड़े, क्योंकि जो अफगान में एक बाहरी आक्रमण का संकेत था कि रूस की आक्रमण हो सकता है और रूस से ये पहले ही डरे हुए थे। तो इनकी कॉलोनी है भारत, तो जैसे ये अपने देश को रूस से बचा रहे थे, वैसे ही ये कॉलोनियों को भी ये डर रहे थे कि कहीं रूस हमारे कॉलोनी पर हमला ना कर दे। इसलिए ये अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के साथ इन्हें युद्ध करना पड़ता है, लेकिन उससे इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। बदले में इन्हें क्या होता है कि हानि ही होता है अफगानिस्तान में। फिर जो हम देखेंगे कि बहुत बाद में 1878 ईस्वी में ये युद्ध लड़ेंगे अफगान के साथ, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होगा। वैसे ही तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1819 तक ये लड़ते रहेंगे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान से इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आप याद रखेंगे कि पंजाब के युद्ध से, यानी जो सिख साम्राज्य था उसके युद्ध से, और नेपाल के युद्ध से, और मैसूर के युद्ध से, और मराठा के युद्ध से इन्हें बहुत लाभ हुआ।
और बाद में ये सहायक संधि का भी प्रयोग करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली आता है और बहुत सारे क्षेत्र अपने में मिला लिया जाता है। तो ये इनका विस्तार कैसे हुआ और कौन कौन से युद्ध लड़े, ये हमने जाना।